गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों आज है जनवरी 5 2022 और हम लोग करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और रोज की तरह फिर से आज हम लोग कुछ टॉपिक्स यहाँ पे करने वाले हैं। कौन कौन से करेंगे? एक छोटा सा टॉपिक है ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। पहले इसको हम लोग कर चुके हैं लेकिन थोड़ा सा आज आपको और बताऊंगा इसके बारे में। अब महादई रिवर प्रोजेक्ट, ये बिल्कुल ब्रांड न्यू टॉपिक है, पहले हम लोगों ने इसके बारे में नहीं किया है तो इसको हम थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे। साइलेंट वैली के बारे में बात करेंगे, न्यूज़ में क्यों है और क्या ये पूरा मामला है, बात करेंगे। हाउ टू रीड न्यूज़पेपर, वैसे तो ज़्यादा आपको पता ही है इसके बारे में, हम लोग उसी के बेसिस पे अपना न्यूज़पेपर की तैयारी भी करते हैं, बट स्टिल एक एडिटोर टेक्स्ट सेक्शन आया है तो इसको थोड़ा सा हम लोग यहाँ से देख सकते हैं। शायद हम एक दो कुछ नया पॉइंट यहाँ पे देखने को मिलेगा। सेंसेक्स और निफ्टी के बारे में थोड़ा बात करेंगे। उसके अलावा कुछ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस की लिस्ट के बारे में बात करेंगे क्योंकि यूपीएससी में 2 साल बैक टू बैक क्वेश्चन पूछा गया था तो इसीलिए थोड़ा मुझे लगा इसको इंक्लूड कर देते हैं। उसके अलावा सेल्फ गवर्नेंस को लेकर हमारे पास एक एडिटोरियल है। देन वी हैव सम एमसीक्यूज आल्सो। ठीक है, ये थोड़ा हम लोग करने वाले हैं, बट आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह एक बात ही बोलूंगा। एक तो वीडियो को आपने लाइक करना है, अगर आप एनालिसिस को लगातार देखते हो तो थोड़ा अप्रिसिएशन तो बनता ही है। हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो एक बटन तो क्लिक आप कर ही सकते हो। बाकी कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर बताया करें, हमें अपनी फीडबैक दिया करें और जो एमसीक्यूज आपसे पूछे जाते हैं उसका आंसर जरूर दें। कुछ प्लस माइनस करना हो, कुछ चीज़ें ऐड करनी हो, सब्ट्रैक्ट करनी हो, वो भी डेफिनेटली आप यहाँ पे बता सकते हैं। अपनी अटेंडेंस भी दे सकते हैं। ठीक है, चलिए तो हम लोग अभी अपना फाउंडेशन कोर्स लॉन्च करने वाले हैं जल्दी ही। तो उसके बारे में अगर आप इंटरेस्टेड हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है, उसके बाद क्लिक करके पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। बाकी हमारा प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज भी चलने वाला है 22 जनवरी से, ये भी आपके लिए अवेलेबल है, इसकी भी आप जो है ले सकते हो सुविधा। बाकी कोई कई सारे जो अभी क्रैश कोर्स, मैराथन सेशन, करंट अफेयर वगैरह के अभी जल्दी ही रिलीज होने वाले हैं चैनल पे प्रीलिम्स के लिए, तो वो सब आपके पास जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल रहेंगे। चलिए, पहला आर्टिकल कहता है भैया सेंट्रल क्लियर्स 19,744 करोड़ रुपीस फॉर ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। देखिए, वैसे तो मिशन काफ़ी पुराना है सरकार का, ये कोई नया मिशन नहीं है। सरकार चाहती है कि भाई हम लोग, एक्चुअली सरकार ना एक तीर से कई सारे शिकार यहाँ पे करना चाहती है। एक तो सरकार चाहती है कि भैया जब ग्रीन हाइड्रोजन अगर हम लोग प्रोड्यूस करना शुरू कर देंगे तो इससे एक तो हमारा जो पंचामृत वाले जो टारगेट हैं, ठीक है, मतलब ग्रीन हाउस गैस के एमिशन को जो कम करने के टारगेट हैं वो हमारे कम हो जाएंगे, है ना, पूरे कर सकते हैं हम अपने टारगेट को। पहला तो ये है सरकार का टारगेट। दूसरा सरकार का टारगेट ये है कि भैया हम लोग इतना सारा पेट्रोल, डीजल और वो सब हम लोग इंपोर्ट करते हैं, जिसके बहुत सारा पैसा जो है वो इंडिया से बाहर चला जाता है। तो पैसा बाहर जाएगा नहीं तो हमारा थोड़ा इंपोर्ट बिल भी कम हो सकता है, करंट अकाउंट डेफिसिट भी कम हो सकता है। तीसरा इंडिया चाहता है कि हाइड्रोजन वाले मामले में हम लोग वर्ल्ड लीडर बने, ताकि हम लोग सिर्फ इंडिया में प्रोड्यूस ही नहीं करें बल्कि उसको एक्सपोर्ट भी करें। ठीक है, तो पैसा भी यहां से आएगा। चौथा, सरकार ये चाहती है कि जब ये नई टेक्नोलॉजी डेवलप होती है तो एक नया फील्ड डेवलप होता है जिसमें नए लोग, एक्सपर्ट लोग आएंगे, जिससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगा। तो कई सारे शिकार सरकार बेसिकली यहाँ पे करना चाहती है, तो इसलिए सरकार ने अभी फाइनली 20,000 करोड़ के लगभग पैसा अलॉट कर दिया है, जिसमें से कुछ पैसा प्रोडक्शन में जाएगा, कुछ पैसा रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जाएगा, कुछ पैसा जो है प्रमोशन वगैरह उसमें चला जाएगा। तो ये तो बनता है पूरे का पूरा छोटा सा मामला। ठीक है, कुछ कुछ चीज़ आपको बताता चलूँ कि 60% जो हमारे इंडिया की जो एनर्जी है बेसिकली वो फॉसिल फ्यूल के ऊपर डिपेंड करती है। फॉसिल फ्यूल का मतलब होता है आपका पेट्रोलियम, आपका नेचुरल गैस, कोल। ठीक है, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस और कोल, इसके ऊपर डिपेंड करता है भाई। तो इसे हम लोग रिप्लेस करना चाहते हैं। हाइड्रोजन आता कहाँ से है, प्रोड्यूस कहाँ से करता है? हाइड्रोजन प्रोड्यूस किया जाता है दोस्तों H2O से, मतलब वाटर। इसके अंदर हाइड्रोजन भी होता है, ऑक्सीजन भी होता है। तो हम एक प्रोसेस का यूज करते हैं जिसे कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। तो इलेक्ट्रोलिसिस की जाती है वाटर की। इलेक्ट्रोलिसिस के बाद हाइड्रोजन सेपरेट हो जाता है, ऑक्सीजन सेपरेट हो जाता है। इस हाइड्रोजन का फिर हम लोग, और ये हाइड्रोजन बहुत ही जबरदस्त फ्यूल माना जाता है, तो इसका यूज कर सकते हैं हम लोग बहुत सारे तरीके से। ठीक है, एक तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर आप सोच रहे होंगे कि सर ये तो बड़ी सही चीज़ है यार, हाइड्रोजन तो फ्री में अवेलेबल है, अनलिमिटेड अवेलेबल है, जब तक दुनिया रहेगी हाइड्रोजन चलेगा, दुनिया नहीं रहेगी तब भी हाइड्रोजन चलेगा। तो क्यों नहीं सारी दुनिया जो हाइड्रोजन का यूज़ कर लेती है ना? क्यों हम लोग पागलों की तरह न्यूक्लियर फ्यूजन कर रहे हैं और सोलर के पीछे भाग रहे हैं? सब हाइड्रोजन ही कर लें, बेटर रहेगा। देखिए, इसके अंदर ना बहुत सारे चैलेंजेस हैं दोस्तों। सबसे बड़ा चैलेंज ये है हाइड्रोजन ना यूज़ करने का ऑल ओवर द वर्ल्ड, कि भैया इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस ना काफ़ी महंगी होती है।
समझ रहे हो? हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने में ज्यादा बिजली खर्च हो जाती है जितनी हाइड्रोजन प्रोड्यूस होने के बाद हमें मिलती है। अब यहाँ पे हम लोग हाइड्रोजन से हाइड्रोजन फ्यूजन थोड़ी कर रहे हैं, नॉर्मल हाइड्रोजन का एज अ फ्यूल यूज कर रहे हैं। मतलब आप ये समझ लीजिए कि आमदनी अठन्नी है भैया, खर्चा रुपया है। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलिसिस करने में ज्यादा एनर्जी खर्च हो जाती है जितनी उससे प्रोड्यूस हुई हाइड्रोजन से हमें मिलना शुरू होती है। यही वजह है जिस दिन हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करना सस्ता हो जाएगा ना, उस दिन सारी दुनिया में हाइड्रोजन यूज होने लगेगी। लेकिन अभी तक ऐसा हुआ नहीं। और भी दिक्कतें हैं, जैसे स्टोरेज वाली दिक्कत है, लीकेज वाली दिक्कत है, और ये इन्फ्लेमेटरी भी होती है, आग वाग बहुत जल्दी लग जाती है ना, वो सारी चीज़ें भी हैं। तो बेनिफिट होने के साथ साथ नुकसान भी इसके ज़्यादा हैं। और ये अभी ना बहुत इनिशियल टेक्नोलॉजी है, बहुत इनिशियल टेक्नोलॉजी है। आने वाले 50 60 70 सालों में हो सकता है डेवलप हो जाए कमर्शियली, बट फिलहाल उस लेवल पे ये नहीं गई है। ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर में सारा चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं। और ये पुराना सा कंटेंट है, मैंने आपको सेल्फ स्टडी के लिए डाल दिया है, थोड़ा आप इसको पढ़ लेते हो। छोटी छोटी चीज़ें मैंने आपको बता ही दी हैं। ग्रीन हाइड्रोजन के क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं, क्या क्या चैलेंजेस हैं, वो भी आपको मैंने बता दिए हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा आप इसको जाके पढ़ोगे, अपने नोट्स के अंदर इसको ऐड कर सकते हो। जो पुराने स्टूडेंट हैं उनके पास तो ऑफकोर्स ये ऑलरेडी पहले से है। ठीक है, तो ये कंटेंट आपको इसलिए दिया जाता है ताकि एक बार आप न्यूज़पेपर की थोड़ा सुन के सुबह सुबह एक बार इसको रिवाइज कर लिया करो। इसको ना ऐसे संभाल के अपने नोट्स में मत डाल के रखा करो, नहीं तो हमेशा नोट्स के अंदर ही डाल के रखोगे, उसको कभी पढ़ोगे नहीं। बाद में 6 महीने में, 8 महीने में, 10 महीने में जाके उसको देखोगे, इतना पाइलअप हो जाएगा आपका पढ़ने का मन करेगा नहीं। इट्स बेटर कि आप उसको डेली थोड़ा रिवाइज कर लो। डेली नहीं भी कर पाओ तो कम से कम वीकली, संडे का दिन आपका फ्री होता है, सैटरडे का दिन फ्री होता है, वीकली एक बार पिछले पूरा करंट अफेयर जो है वो हमने जो रोज किया है वो थोड़ा देख सकते हो। इस तरह से करंट अफेयर की तैयारी होती है। ठीक है, चलिए। ऑपोजिशन टू कर्नाटकाज महादाई रिवर वाटर प्रोजेक्ट माउंट्स इन गोवा। देखिए, वैसे थोड़ा आपको लोकेशन वगैरह बता देता हूँ इसकी क्या है। देखिए, ये जो आपको थोड़ा सा ग्रे कलर में नजर आ रहा है दोस्तों, ये कर्नाटका है, इधर वाला जो है गोवा है। तो गोवा में एक रिवर है महादाई रिवर, ये जो ब्लू कलर में आपको नजर आ रही है, ये ओरिजिन होती है कर्नाटका में। ठीक है, कर्नाटका में ओरिजिनेट होती है। इस रिवर को गोवा में कहा जाता है मांडवी रिवर। ठीक है, वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर इन गोवा। और कर्नाटका में इसको कहा जाता है महादाई रिवर। नाम अलग अलग है, काम एक है। जैसे आपका घर का नाम गुल्लू हो सकता है और स्कूल का नाम का गुलशन हो सकता है, तो गुलशन गुल्लू एक ही है, गंगाधर शक्तिमान दोनों एक ही हैं बेसिकली। ठीक है, तो इसकी दो छोटी छोटी ट्रिब्यूटरी है बेसिकली। ठीक है, एक का नाम है कलासा और एक का नाम है बंदुरा। ठीक है, तो कर्नाटका का ये प्रोजेक्ट है कि भाई हम लोग बंदुरा के ऊपर यहाँ पे एक छोटा सा डैम बनाएंगे, बंदुरा डैम, और कलासा के ऊपर जो है यहाँ पे डैम बनाएंगे, कलासा डैम या फिर कलासा नल्ला भी कह सकते हो आप। ठीक है, नल्ला डैम। तो ये हम लोग बनाने का प्रोजेक्ट है, और ये प्रोजेक्ट कोई आज का नहीं है, ये 1980s का प्रोजेक्ट है। समझ लियो, 40-42 साल पुराना प्रोजेक्ट है। लेकिन तब जो है वो सरकारें गोवा में अलग होती रही, कर्नाटका में अलग होती रही, सेंटर में अलग होती रही, तो प्रोजेक्ट का ज़्यादा चल नहीं पाया। फिर घूमते फिरते बाद में वाजपेयी जी के समय में 2005-6 का प्रोजेक्ट था, फिर से वो आया, फिर वो सुप्रीम कोर्ट में चला गया। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ वर्डिक्ट सुनाया, उस वर्डिक्ट को पसंद नहीं किया गया। फिर बाद में गोवा ने सुप्रीम कोर्ट में फिर से एप्लीकेशन फाइल किया। अब वो मामला पूरा खिंचता चला जा रहा है। फाइनली सुप्रीम कोर्ट के आदेश के ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक कमेटी बनाई थी। ठीक है, और उस कमेटी ने अभी रिकमेंड किया है कि यस, इसके ऊपर डैम बनाया जा सकता है। ठीक है, तो उस कमेटी के ने जो प्रोजेक्ट के ऊपर जो परमिशन दिया है उसके अगेंस्ट में अभी कर्नाटका, गोवा में काफी प्रोटेस्ट वगैरह हो रहे हैं। कर्नाटका का यह कहना है कि भाई मेरे कुछ खास एरियाज हैं, जैसे धारवाड़, बिलागवी, ठीक है, बागलकोट और गदग। इन रीजन में पानी की कमी रहती है ऑफ सीजन, तो इनको पानी पीने के लिए चाहिए, इरिगेशन के लिए भी चाहिए। और ये जो एरिया है वो ड्रोट हिट एरिया है, काफ़ी सूखा वूखा पड़ता है यहाँ पे, तो उसके लिए जो है ये प्रोजेक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई गई है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, बेसिकली उसका अपोज किया जा रहा है बाय गोवा। ठीक है, तो ये थोड़ा थोड़ा सा आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। बहुत ज़्यादा डिटेल में फिलहाल जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आने वाले समय में आई एक्सपेक्ट के टेक्स्ट में सेक्शन में डेफिनेटली आएगा,
तब इसको थोड़ा सा और डिटेल में हम लोग जान सकते हैं। बट फिलहाल थोड़ा थोड़ा आपको यही पता होना चाहिए कि महादाई जो रिवर है कहाँ से, कर्नाटका से ओरिजिनेट होती है ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। उसके बाद वो गोवा में जाती है, गोवा में इसको जो है मांडवी रिवर कहा जाता है, ठीक है। इसको थोड़ा थोड़ा सा आप ये आराम से पढ़ सकते हैं, ठीक है। फिलहाल इतना डिटेल काफ़ी है, थोड़ा सा वेट करेंगे इस आर्टिकल की डिटेलिंग का। चलिए, साइलेंट वैली बर्ड स्पीसीज नंबर गोज टू 175। लास्ट टाइम 1990 में 30 साल पहले सर्वे किया गया था भैया यहाँ पे कि कितने बर्ड्स वहाँ पे रहते हैं। उसके बाद अभी वहाँ पे एक और सर्वे हुआ है साइलेंट वैली के अंदर, जिसमें ये पाया गया कि 1990 में जितने बर्ड्स वहाँ पे हुआ करते थे, अभी जो है उससे 17 ज़्यादा हैं। नए 17 टाइप के बर्ड्स वहाँ पे ऐड हो गए हैं साइलेंट वैली के अंदर, ठीक है। कौन कौन से बर्ड ऐड हुए हैं, इतना डिटेलिंग की रिक्वायरमेंट आपको फिलहाल नहीं है। एक एक बर्ड आप याद करने बैठोगे ना तो आप कर पाओगे, ना आपके लिए रिक्वायर्ड है। हाँ, कोई क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज होता या फिर कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट माइग्रेटरी स्पीसीज होता तो याद कर सकते थे, नॉर्मल बर्ड्स को हम लोग याद नहीं करते हैं। तो थोड़ा साइलेंट वैली के बारे में आपको पता होना चाहिए। सॉरी। साइलेंट वैली देखिए, यहाँ पे इसकी लोकेशन आपको दिखा देता हूँ। ये है इसकी, अरे कहाँ भाग रहा है भाई, ठीक है। ये है साइलेंट वैली, ये जो ग्रीन कलर का आपको नजर आ रहा है, राइट। उसके अलावा कर्नाटका, केरला में और भी कई सारे प्रोटेक्टेड एरियाज हैं, जैसे चिन्नार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ठीक है। एरकाविलम नेशनल पार्क है, टाइगर रिजर्व भी है ये, थेक्कड बर्ड सेंचुरी है, पेरियार टाइगर रिजर्व है, कितना इंपॉर्टेंट है यहाँ पे भाई ये, है ना। उसके अलावा पेपारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नेयार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये थोड़ा आप देख सकते हो। तो ये है आपकी यहाँ पे साइलेंट वैली, इट्स अ पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट्स, राइट। थोड़ा इसके बारे में आपको बस पता होना चाहिए कि कहाँ पे है भाई ये जो है पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ती है, नीलगिरी माउंटेन्स के अंदर, राइट। 1914 के अंदर जो है इसको एक रिजर्व फॉरेस्ट डिक्लेयर किया गया था। बाद में इसको 1984 में नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया, राइट। फ्लोरा के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट है देखिए, ह्यूमिड वेट एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट यहाँ पे पाए जाते हैं, याद रहेगा आपको ये। एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट वो होते हैं जो कि साल भर हरे भरे रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि भाई वहाँ के जो ट्रीज हैं वो पत्ते नहीं झाड़ते हैं, नहीं, उनका लीव शेडिंग होता है, लेकिन वो साल के अलग अलग टाइम पे होता है। जैसे मान लो वहाँ पे 50 तरह के अगर वो ट्रीज हैं, है ना, प्लांट स्पीसीज हैं, तो जिसमें से दो तरह के इस महीने में पत्ते झाड़ेंगे, दो तरह के अगले महीने में, उससे दो तरह के अगले महीने में, दो तरह के अगले महीने में। तो बेसिकली एकदम से पत्ते नहीं झड़ते हैं, धीरे 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 करके अलग अलग टाइम पे पत्ते झड़ते हैं, तो साल भर आपको हरे भरे नजर आते हैं। तो उन्हें कहते हैं एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट। एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट ज़्यादातर वेट होते हैं, मतलब जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रेनफॉल होता है, लेकिन किसी किसी खास जगह पे वो मॉइस्ट भी हो सकते हैं और किसी खास जगह पे वो ड्राई भी हो सकते हैं। जैसे तमिलनाडु के अंदर ड्राई एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट भी पाए जाते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है। आप अपने जो आपके पास शंकर आईएएस वगैरह है उसके अंदर आपने डिफरेंट ग्रुप्स आपने पढ़े होंगे फॉरेस्ट के इंडिया में, तो थोड़ा आप यहाँ पे देख सकते हो। फोना में जो है लायन टेल्ड मकाक यहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, टाइगर, गोर, लेपर्ड वगैरह बहुत कुछ भैया यहाँ पे मिलता है। ये थोड़ा सा आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। प्रीलिम्स में कई बार पूछ लेते हैं, तो थोड़ा आप उसको देख लीजिएगा। रीडिंग न्यूज़पेपर इफेक्टिवली टू प्रिपेयर फॉर द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, तो वही ये जो है गामिनी सिंगला जी हैं, और इन्होंने 2021 में ही, मतलब लास्ट ईयर ही इन्होंने अपना लास्ट टू लास्ट ईयर बेसिकली, ठीक है, अपना सिविल सर्विस एग्जामिनेशन क्लियर किया था। ऑल इंडिया रैंक 3 आया था इनका, और इनका फर्स्ट अटैम्प्ट में प्रीलिम्स भी क्लियर नहीं हो पाया था। तो इन्होंने एक बुक भी लिखी है, और तो इन्होंने बताया कि भाई न्यूज़पेपर कैसे पढ़ें, इनकी स्ट्रेटजी क्या थी। वैसे तो आप सब लोग यूट्यूब पे बहुत सारे टॉपर्स के इंटरव्यू देखते ही हो, सबकी स्ट्रेटजी लगभग सेम ही रहती है ना, 99% ओवरलैप करती है सबकी स्ट्रेटजी। तो भैया जो स्ट्रेटजी उनकी होती है वही स्ट्रेटजी हमारी भी रहती है, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो इन्होंने कहा है कि देखिए न्यूज़पेपर को प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के हिसाब से अलग अलग तरीके से पढ़ा जाता है। प्रीलिम्स के हिसाब से बेसिकली क्या है, ज़्यादातर फैक्ट्स के ऊपर फोकस करते हो, डेटा पॉइंट्स के ऊपर फोकस करते हो, जैसे कोई सर्वे आ गया, सुप्रीम कोर्ट ने कोई जजमेंट दे दिया, ठीक है, उन सब चीज़ों के ऊपर फोकस ज़्यादा करते हो। कोई नई टर्म्स आ गई, जैसे इकोनॉमी की नई नई टर्म्स आती रहती हैं, ठीक है, उन सब के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है। तो ये पॉइंट्स देखिए, ये पॉइंट्स आपको थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लोर करना पड़ता है।
लुक एट द क्वेश्चंस फ्रॉम द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इसमें से आपको ये पता चलेगा कि भैया कौन से टॉपिक के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है, कौन से के ऊपर कम फोकस करना है। हर टॉपिक बराबर इंपॉर्टेंट नहीं होता है। कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं यूपीएससी में जहाँ से फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे। हम न्यूज़पेपर में हम भी ऐसा ही करते हैं, हर टॉपिक के ऊपर बराबर फोकस हम लोग नहीं करते हैं। ऑल्सो फॉर द प्रीलिम्स, एनीथिंग दैट यू स्टडी इन द स्टैटिक बुक मस्ट बी कोरिलेटेड विद द करंट न्यूज़। जो आपने स्टैटिक पोर्शन में पढ़ा है, जैसे मान लो आपने इन्फ्लेशन पढ़ा है, आपने स्टैटिक पोर्शन में पढ़ा है, उस इन्फ्लेशन को करंट अफेयर के साथ रिलेट करके देखिए, ठीक है, तब जाके जो है कहीं आप प्रीलिम्स की तैयारी करते हो। एग्जाम्पल इन्होंने ये दिया है। अब देखिए न्यूज़पेपर में क्योंकि हर चीज़ डिटेल में तो कवर नहीं हो सकती। जैसे मान लो कोई ट्राइबल मूवमेंट के बारे में आया, जैसे हम लोगों ने कल उड़ीसा के बारे में बात किया था, है ना, उड़ीसा में बॉक्साइट माइनिंग एंड ऑल दैट। तो या कोई फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में, कोई ट्राइबल मूवमेंट के बारे में आता है। अगर न्यूज़पेपर में किसी ट्राइबल मूवमेंट के बारे में टॉपिक आया है, अब वो डिटेल में तो नहीं आएगा उस मूवमेंट के बारे में, उसकी हिस्ट्री, उसका रेलेवेंस, वो सब तो नहीं आता है। वो आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप उसको एक्सप्लोर करिए, उस टॉपिक को आप गूगल करिए, है ना, आपकी स्टैंडर्ड बुक से उसको पढ़िए, जो भी करना है। न्यूज़पेपर सिर्फ आपको एक हिंट देता है कि बेटा ये टॉपिक न्यूज़ में है। अब वो आपकी ड्यूटी बनती है कि आप उसको डिटेल में एक्सप्लोर करिए, ठीक है। न्यूज़पेपर के अंदर जितनी इंफॉर्मेशन है उतनी सफिशिएंट नहीं होती है, आपको थोड़ा सा खुद से सर्च करना पड़ता है, रिसर्च करना पड़ता है, राइट। मेंस में इन्होंने कहा कि भैया देखिए मेंस में तो सीधी सी बात ये होती है कि भैया किसी एक टॉपिक को आपको डिफरेंट एंगल से पढ़ना पड़ता है ना। उसकी बहुत सारी डायमेंशंस होती हैं, एनवायरमेंटल डायमेंशन, एथिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल, हर एंगल से आपको उसको डिफरेंट डिफरेंट साइड से पढ़ना पड़ता है। खासकर कोई ऐसा टॉपिक होता है जिसकी दो साइड होती हैं, प्लस होता है, माइनस होता है, उसके ड्रॉबैक्स होते हैं, बेनिफिट्स होते हैं, वो आपको पढ़ना चाहिए। एडिटोरियल पेज काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्होंने बताया है, यहाँ पे होता है, ठीक है। एडिटोरियल, ये कोई भी टॉपिक हो, आप अपने मेंस के सिलेबस से उसको ऐड करके देखिए। हर टॉपिक आपके मेंस के सिलेबस के हिसाब से नहीं होता है। अपना जो सिलेबस है उसको रट्टा मार लो। हर सिलेबस का टॉपिक आपको याद होना चाहिए, रटा होना चाहिए बाय हार्ट। जैसे आप न्यूज़पेपर में कोई टॉपिक पढ़ो, आपको तुरंत पता होना चाहिए कि ये टॉपिक मेरे फलाने ढिमकाने सेक्शन से रिलेट करता है, उसको आप पढ़िए। डाइवर्सिटी ऑफ द पॉइंट्स बिकम वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम। जितना किसी टॉपिक के लिए डाइवर्स पॉइंट खोजोगे, रिसर्च करोगे, उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है। इंटर वाली स्टेज में ज़्यादा फोकस अभी फिलहाल नहीं करते हैं क्योंकि लेटर स्टेज आएगी, बट एनीवेज इंटरव्यू के लिए आपको 2-3 न्यूज़पेपर की रिक्वायरमेंट हो सकती है। संसद टीवी वगैरह पे जो डिबेट्स वगैरह आती हैं वो भी देख सकते हो, क्योंकि वहाँ पे एक्सपर्ट होते हैं, डिफरेंट नया कोई पर्सपेक्टिव आपको मिल सकता है किसी खास टॉपिक के बारे में, ठीक है। तो वो थोड़ी-थोड़ी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हो। गिव मी 1 सेकंड, ये थोड़ा-सा तो मैं दोबारा शेयर कर देता हूँ। ठीक है, तो द इंटरव्यू वाली स्टेज का थोड़ा-सा लेटर ऑन हम लोग कभी बात कर सकते हैं, बट फिलहाल वो 2 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो थोड़ा-सा सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट्स वगैरह होती हैं, वो सब काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। उसके लिए करंट अफेयर में आस-पास क्या चल रहा है, आपके लोकल विसिनिटी में क्या चल रहा है, आपके स्टेट के अंदर क्या चल रहा है, इंटरव्यू के लिए तो बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक आता है आपके पास, सेंसेक्स निफ्टी स्लाइड 1% ऑन फियर्स ऑफ द रेट इंक्रीज बाय द यूएस फेड। भैया ये यूएस फेड वालों ने तो हमारी नाक में दम कर रखा है। देखिए हमारे यहाँ पे समस्या क्या है, हमारे यहाँ पे समस्या ये है कि जब यूएस का फेडरल बैंक इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है, उसका हमारे जीडीपी ग्रोथ के ऊपर, हमारे सेंसेक्स के ऊपर, हमारी स्टॉक मार्केट के ऊपर, हमारे फॉरेक्स रिजर्व के ऊपर डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है। जैसे ही यूएस का फेडरल बैंक हल्का सा इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करता है, भैया हमारी स्टॉक मार्केट नीचे गिर जाती है। जैसे कि एडिटर आप देख ही सकते हो हेडिंग में, सेंसेक्स निफ्टी स्लाइड 1% ऑन द फियर ऑफ द रेट इंक्रीज बाय द यूएस फेड। अभी तो उन्होंने रेट इंक्रीज भी नहीं किया है, सिर्फ इंक्रीज करने का डर है, उस डर में ही 1% डाउन हो चला गया। सोच लिया अगर वो एक्चुअली में इंक्रीज कर दिया तो क्या होगा, तब तो ये 3-4% डाउन जा सकती है। तो ये सेंसेक्स निफ्टी है क्या? वैसे तो आपको पहले के बहुत अच्छे से पता ही है, अगर आपने एनालिसिस देखी है, इकोनॉमी का स्टैटिक पोर्शन किया है। तो हमारे पास जैसे 2 स्टॉक एक्सचेंज हैं बड़े-बड़े, एक है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एक है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, है ना? ये दोनों स्टॉक एक्सचेंज के अंदर बहुत सारी जो कंपनीज होती हैं वो अपने आप को रजिस्टर करवाती हैं, ठीक है? और इसे हम लोग स्टॉक एक्सचेंज भी कहते हैं, जहाँ पे इन कंपनीज के जो शेयर्स होते हैं वो
आप खरीद सकते हो, बेच सकते हो। तो बेसिकली स्टॉक एक्सचेंज एक प्लेटफॉर्म होता है, ठीक है। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एक प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर कंपनीज के स्टॉक्स रजिस्टर्ड होते हैं। आप उनको खरीद सकते हो, बेच सकते हो। अब इन्हीं के दो इंडेक्स होते हैं जिसे कहा जाता है, एक जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स होता है उसे कहते हैं सेंसेक्स। जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स होता है उसे कहते हैं निफ्टी 50 या निफ्टी भी कह सकते हो सिंपल टर्म्स में, ठीक है। जैसे इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए हमारे पास कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और होलसेल प्राइस इंडेक्स होता है, ऐसे ही इनकी परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए हमारे पास ये इंडेक्स होते हैं। जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स होता है उसके अंदर हम लोग टॉप 30 कंपनीज को काउंट करते हैं, यानी कि देश की जो 30 सबसे बड़ी कंपनी जो यहाँ पर रजिस्टर्ड हैं उनकी परफॉर्मेंस को चेक करते हैं। उनका स्टॉक एक्सचेंज ऊपर जा रहा है, उनका स्टॉक्स नीचे जा रहे हैं, उसके बेसिस पे डिसाइड किया जाता है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। 1986 में एस्टेब्लिश किया गया था और इंडिया का जो सेंसेक्स जो है वो ओल्डेस्ट स्टॉक इंडेक्स में माना जाता है। ये इंडेक्स की बात कर रहा है, सेंसेक्स की बात नहीं कर रहा है, ठीक है। फ्री फ्लोटिंग कैपिटलाइजेशन मेथड यूज किया जाता है किसी भी उस वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए, उसके सेंसेक्स में या वो जो कंपनी है उसके स्टॉक्स को मेजर करने के लिए। फ्री फ्लोटिंग कैपिटलिज्म, हल्का सा कैपिटलाइजेशन थोड़ा सा आपको बता दे तो इसमें होता क्या है, कैसे वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। जैसे मान लो किसी कंपनी के जो है 10 शेयर है, नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाइड बाय वैल्यू ऑफ ईच शेयर। जैसे हर शेयर की वैल्यू मान लो 50 रुपए है तो उसकी टोटल वैल्यू हो जाएगी 500 रुपए, ठीक है। इसे कहते हैं फ्री फ्लोट कैपिटलाइजेशन। तो सेंसेक्स और निफ्टी, ठीक है। निफ्टी निफ्टी के अंदर 50 कंपनियां होती हैं, ठीक है, जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज वाला होता है। जो बॉम्बे वाला होता है उसके अंदर 30 कंपनीज होती हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। हल्की हल्की डिटेल मैंने आपको इसके लिए भी डाल दी है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के बारे में भी थोड़ा आप इसको भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। पुराना कंटेंट है, नया कंटेंट नहीं है। और यहीं से आप आज के जो है अपने पास 3 MCQs भी हैं, ठीक है, ये भी आप पढ़ लीजिएगा आराम से। विच ऑफ दीज इज द फंक्शन ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज, का भैया फंक्शन क्या होता है, पहले तो आपको वो बताना है। निफ्टी एंड सेंसेक्स आर कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन, इसका आंसर तो मैंने आपको दे ही दिया है, फिर भी आप कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज नॉट रिलेटेड टू द स्टॉक एक्सचेंज, कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे। तो ये तो कमेंट सेक्शन में आपने इसका आंसर देना ही देना है, ठीक है जी। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपने पास टॉपिक क्या आता है इधर, ये रहा, ट्विन कार बॉम्बिंग्स बाय अल शबाब इन सोमालिया किल 90 पीपल। यार ये नाम देखे, अल शबाब, कितना अच्छा नाम है। ऐसा लगता है किसी बहुत बढ़िया रेस्टोरेंट, किसी बहुत अच्छे होटल का किसी ऐसे का नाम है। लेकिन ये काम क्या कर रहे हैं देखिए, इट्स अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन विच इज एक्टिव इन सोमालिया, और इसने भैया 19 लोगों को मार दिया है। अब ये ऐसा हमारे लिए न्यूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। अल शबाब जो है अल कायदा के साथ लिंक्ड भी है ऑफ कोर्स, वो सब चीज़ें। बट एग्जाम में 2 साल यूपीएससी में बैक टू बैक क्वेश्चंस पूछे गए थे, ठीक है। देखिए, एक बोको हरम, ये नाइजीरिया के अंदर काम करता है, एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, और इसी के बारे में सवाल भी आया था कि बोको हरम कौन सी कंट्री में एक्टिव ग्रुप है। बोको हरम इज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन विच was recently news, it is related to or it is active in which of the following countries। इस तरह का सवाल आया था, आई थिंक ये 2014 या 15 का क्वेश्चन था, ठीक है। तो कई बार आपसे इस तरह के सवाल भी पूछ लेता है, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कुछ ऑर्गेनाइजेशंस का। जैसे अंसर बेत अल मकदिस, ठीक है, ये एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो ज्यादातर इजिप्ट वाले एरिया में एक्टिव रहती है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा आपका आता है अल शबाब, ठीक है, अल शबाब वो सोमालिया में ज्यादा एक्टिव रहता है। अंसर अल शरिया ये लीबिया का ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। बोको हारम तो आपको पता ही है नाइजीरिया में ज्यादा एक्टिव रहता है। हमास जो है वो इजराइल के अंदर टेररिस्ट एक्टिविटी करता है, हालांकि गाजा स्ट्रिप वगैरह से वो उसको ऑपरेट किया जाता है। हिजबुल्लाह, ठीक है, ये लेबनान के अंदर ज्यादा एक्टिव रहता है। अब हमास को लेके काफी कंट्रोवर्सी है क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज को टेररिस्ट ग्रुप नहीं मानती हैं। वेस्टर्न कंट्रीज, अमेरिका वगैरह इसको टेररिस्ट ग्रुप मानती हैं। इंडिया का इसके ऊपर कोई ऐसा कुछ खास स्टैंड नहीं है इंडिया का इसके बारे में, बट एनीवेज तो ये कुछ नाम आपको पता होना चाहिए और कौन सी कंट्री से ज्यादा बिलोंग करते हैं, राइट। कई बार एग्जाम में सिंपल से सवाल पूछ लेता है। चलिए
थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आज का एडिटोरियल देख लेते हैं एक बार क्या कह रहा है भाई। द वैल्यूज ऑफ लोकल गवर्नेंस, ये न्यूज में क्यों है पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, आया क्यों है एडिटोरियल। एडिटोरियल आने के पीछे रीजन ये है कि 1992 में हम लोगों ने 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया था, राइट। 1992 की बात है वो, मतलब उस चीज को 30 साल हो गए हैं। तो 10, 20, 30, 25 साल ये काफी इंपॉर्टेंट एक माइलस्टोन होता है ना। तो भैया 30 साल हो गए हैं, तो इसलिए एडिटोरियल भी आ गया, इसके बारे में बात करना जरूरी है कि भैया उसकी परफॉर्मेंस कैसी रही कैसी नहीं रही, है ना। तो उसके बारे में बेसिकली एडिटोरियल है। तो इसमें हम लोगों ने क्या किया था, जब हम लोगों ने अमेंडमेंट को किया था तो पंचायत लेवल पे, मतलब विलेजेस, ब्लॉक्स और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और म्यूनिसिपैलिटीज लेवल पे, मतलब अर्बन बॉडीज में, रूरल और अर्बन दोनों बॉडीज में हम लोगों ने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को प्रमोट करने की बात कही थी। ये 3 टीयर गवर्नेंस होती है। 3 टीयर मतलब समझ गए ना, विलेज, ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट, 3 लेवल पे होती है। इसमें क्या होता है, इसमें गवर्नेंस के जो फंक्शंस होते हैं, फंड होते हैं और फंक्शनरीज जो होते हैं लोकल गवर्नमेंट्स में, उनके बारे में जो पावर की डिवीजन है उसके बारे में बात किया गया है, ठीक है। और तो क्योंकि इसके लिए पावर कहां से मिलती है, डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन से मिलती है, क्योंकि 73rd और 74th अमेंडमेंट एक्ट करके हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नए प्रोविजन ऐड कर दिए थे। तो पावर मिलती है सीधी कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। बट फिर भी ये उतना इफेक्टिव क्यों नहीं है, क्वेश्चन सबसे बड़ी बात ये है। एक 30 साल हो गए, एक ऑर्गेनाइजेशन आपने बनाया, अमेंडमेंट आपने किया, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आपने चेंजेस आपने किए, इतना सब करने के बावजूद भी हमारी म्युनिसिपैलिटीज, खासकर म्युनिसिपैलिटी की बात यहां पे हो रही है, वो उतना इफेक्टिव क्यों नहीं है, ठीक है। कई सारे रीजन इसके पीछे हो सकते हैं। छोटी छोटी सी भी जो सुविधाएं हैं हमारे सिटीज के अंदर, उसके लिए आप म्युनिसिपैलिटी के ऊपर रिलाई नहीं कर पा रहे हो, है ना। फुटपाथ नहीं है सिटीज के अंदर, पानी की सप्लाई प्रॉपर नहीं आती है वहां पे, है ना। हम लोग क्या करते हैं, लोकल लोगों को, जो लोकल म्युनिसिपैलिटी के अंदर ऑफिसर्स होते हैं उनको ब्लेम करते हैं। अरे वही वो बात अलग है। अब ये बताइए कि 30 सालों में ये इफेक्टिव क्यों नहीं हो पाया। वाई शुड लोकल गवर्नमेंट बी एम्पावर्ड, वाई आर दे वीक डिस्पाइट कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स, हाउ कैन द आइडिया ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बी रिवाइव्ड, क्या कर सकते हैं और क्यों गलत यहां पे हो रहा है। ये कई सारे सवाल हमें उठाए जाने चाहिए और इसका आंसर भी ढूंढना चाहिए। आंसर क्या कहता है, देखिए आंसर ये कहता है कि भैया पहले तो आप ये बताइए कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को बनाने के पीछे बेसिक प्रिंसिपल क्या था, क्यों बनाया गया लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, क्यों इंट्रोड्यूस किया गया। इसके पीछे 2 रीजन सबसे बड़े हैं। पहला रीजन ये है, ये कहता है कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट क्योंकि छोटे एरिया में काम करती है, छोटे एरिया को मैनेज करना और छोटे एरिया में सर्विस प्रोवाइड करवाना ज्यादा इफेक्टिव होता है, इसलिए लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बनाई गई थी, है ना। कि भैया छोटे छोटे जो म्युनिसिपैलिटीज हैं, गांव हैं, हम इनको मैनेज अच्छे से कर सकते हैं। दूसरा ऑब्जेक्टिव ये था कि डेमोक्रेसी को ग्रास रूट पे लेके जाना है, समझ रहे हो। 2 चीजें हैं, एक है गवर्नेंस और एक है डेमोक्रेसी, ठीक है। गवर्नेंस बेटर होती है जब एरिया छोटा होता है, छोटी फैमिली को मैनेज करना ज्यादा इजी होता है रादर देन बड़ी फैमिली। और एक लोगों तक डेमोक्रेसी पहुंचानी है, डीप लेके जाना है डेमोक्रेसी को, है ना। लोगों को वैल्यू सिखानी है डेमोक्रेसी की, इलेक्शन में कैसे पार्टिसिपेट करना है, क्यों पार्टिसिपेट करना है, लोगों की इंपॉर्टेंस क्या होती है सरकार के अंदर, वो सब लोगों को सिखाना है। अब ये तो चीजें हो गई, लेकिन क्या इससे बेनिफिट मिला, क्या इससे बेनिफिट नहीं मिला, नहीं मिला तो क्यों नहीं मिला, अगर मिला वो कैसे मिला, अगर नहीं मिला तो क्यों नहीं मिला, और कैसे इंप्रूव उसको हम लोग कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और वीमेन, इनके एम्पावरमेंट की भी बात कही गई है, क्योंकि इनको तो यहाँ पे भाई रिजर्वेशन मिल रहा है। हाँ, डेमोक्रेसी तो डीप हुई है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप देखिए गांव में इलेक्शंस होते हैं, म्युनिसिपैलिटी में इलेक्शंस होते हैं, लोग बढ़ चढ़ के पार्ट करते हैं, रैलीज करते हैं, दुनिया भर की चीजें होती हैं,
बट उसके बावजूद भी ना लोकल लेवल पे ना परफॉर्मेंस नहीं आ रही है गवर्नेंस की। क्यों नहीं आ रही है? सबसे बड़ी बात, ऑटोनॉमी नहीं है भाई उनके पास, बहुत लिमिटेड ऑटोनॉमी है। कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन के बावजूद भी स्टेट गवर्नमेंट लोकल बॉडीज को पावर देने के लिए तैयार ही नहीं है, सबसे बड़ी बात। और इसके चक्कर में बहुत सारे कोर्ट्स के डिसीजन भी ऐसे आए हैं जो ये कहते हैं, एक्चुअली कोर्ट के डिसीजन भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं करते म्यूनसिपैलिटीज़ को। मतलब ओवरऑल जो इसका कंक्लूजन है वो ये है, पहली बात उनके पास रिसोर्स नहीं है, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट उनको प्रॉपर फंडिंग नहीं देती, स्टेट गवर्नमेंट उनको पूरी तरह से पावर नहीं देती, और कोर्ट्स ने भी यहाँ पे बहुत हेल्प नहीं किया है लोकल गवर्नमेंट्स को कि आपने कौन से टैक्स लगाने हैं, ठीक है, लैंड के बारे में, टैक्सेस के बारे में, वो सब करके। तो ये सब काफ़ी नुकसान यहाँ पे हुआ है। बट अभी रिसेंटली पिछले साल एक पटना हाई कोर्ट ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा केस आया था, और उसके अंदर ये हुआ था कि भाई जो ग्रेड सी और ग्रेड डी के जो एम्प्लॉई हैं पटना म्यूनसिपैलिटी के अंदर, उनको अपॉइंटमेंट करने की जो पावर थी वो म्यूनसिपैलिटी से स्टेट गवर्नमेंट के पास ट्रांसफ़र कर दी गई थी। लेकिन पटना हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये गलत है। अपॉइंट करने की पावर म्यूनसिपैलिटी के पास ही होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू सेल्फ गवर्नेंस और सेल्फ गवर्नमेंट, या फिर लोकल लोकल गवर्नमेंट जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है उसके तहत। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, इंडिया में पहली बार ऐसा हुआ है कि स्टेट गवर्नमेंट की पावर को करटेल किया गया इन द फेवर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। अब ये जो डिसीजन है भाई, आने वाले समय में बहुत लैंडमार्क साबित हो सकता है, क्योंकि ऐसा दूसरे स्टेट्स के अंदर भी हो सकता है, क्योंकि एक हाई कोर्ट दूसरे हाई कोर्ट के डिसीजन को एज अ बेंचमार्क यूज कर सकता है अपने स्टेट के अंदर। अब मान लो कल को हरियाणा में भी ऐसा ही हुआ कि पंचायत की पावर जो है वो स्टेट गवर्नमेंट ले रही है, तो उस केस में भी ऐसा हो सकता है, महाराष्ट्र में भी हो सकता है ना। तो ये इसके बारे में इन्होंने बहुत बढ़िया ज़बरदस्त बात यहाँ पे बोली है। कुल मिला के बात वही है कि भैया लोकल जो गवर्नमेंट है वो वीक हो रही हैं, बट ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट जिस तरह से अपने हाथ में पावर को सेंटर करना चाहती हैं, अपने हाथ में पावर को लेना चाहती हैं, ठीक है, कंसंट्रेट करना चाहती हैं, वो नहीं होना चाहिए। लोकल लोगों को अपनी प्रॉब्लम्स का ज़्यादा पता होता है, लोकल लोगों को आप ऑटोनॉमी दीजिए, उनके हाथ में पावर दीजिए। अरे 10-20 साल देके तो देखिए प्रॉपर तरीके से, काम अच्छा नहीं होगा तो दोबारा चेंज कर लीजिए, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो ये इन्होंने कुछ कहा है, बस एक बड़ा डिस्कशन की रिक्वायरमेंट है यूनियन, स्टेट और लोकल लेवल पे। सभी लीडर को बैठना चाहिए, पॉलिटिकल विल होनी चाहिए, ठीक है। घुमा फिरा के में से इस तरह की बातें यहाँ पे की जा रही हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन अगर आप लिखना चाहो तो यहाँ से लिख भी सकते हो। What are the challenges and solutions to the problem of to the problem and challenges of local self governance in India? ठीक है, 150 वर्ड्स में आराम से लिखिए इसको बैठ के, सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, सो व्हाट आर द, क्या था ये, हाँ, व्हाट आर द चैलेंजेस एंड द सॉल्यूशंस टू द प्रॉब्लम्स एंड द चैलेंजेस ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नेंस इन इंडिया, 150 वर्ड्स में आप लिख सकते हो। उसके अलावा यहाँ पे देखिए दो छोटे छोटे टेक्स्ट भी हमारे पास हैं। जल्लीकट्टू वाला टॉपिक है एक, बहुत बार कर चुके हैं, आप इसको पढ़ सकते हो, ठीक। अगर आपको पहले आपने नहीं किया है तो वो एनिमल क्रुएलिटी वाला कल भी हम लोगों ने किया था, ठीक है, दोबारा से रिपीट हो गया है। उसके अलावा जो लद्दाख डिमांड करता है कि भैया हमें 6 शेड्यूल के अंदर ऐड कर दीजिए, ये टॉपिक हम लोग कई बार कर चुके हैं, ठीक है। देखिए 6 शेड्यूल के अंदर क्या है, जो अभी आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम सिर्फ 4 ही स्टेट आती हैं। लद्दाख डिमांड कर रहा है कि भैया हमें भी 6 शेड्यूल के अंदर ऐड कर दिया जाए ताकि हमें भी स्पेशल प्रोटेक्शन मिल सके। हमारा जो सेपरेट लैंग्वेज है, हमारा जो कल्चर है, हमारी जो लैंड है, वो हम लोग बेटर तरीके से प्रोटेक्ट कर सकें। तो वहाँ पे काफ़ी प्रोटेस्ट वगैरह हो रहे थे काफ़ी समय से। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी एक हाई पावर कमेटी का गठन किया है, जिसमें वो लद्दाख की सिचुएशन को स्टडी करेंगे और रिकमेंड करेंगे कि क्या लद्दाख को 6 शेड्यूल के अंदर इंक्लूड किया जाना चाहिए कि नहीं किया जाना चाहिए। हालांकि देयर आर 100% चांसेस कि ऐसा होगा नहीं,
बट स्टिल कमेटी बनाई है तो थोड़ा वेट कर लेते हैं क्या होगा इस कमेटी में, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें थी, कुछ एडिशनल आर्टिकल आप यहाँ पे क्लियरली देख भी सकते हो। जस्टिस त्रिवेदी रेक्यूजेज सेल्फ फ्रॉम द बिल्किस बानो केस, पुराना टॉपिक है, आज दोबारा से भी इन्होंने डाल दिया है। तो ये थोड़ा आप देख सकते हो, मैंने भी एक बनाया था आर्टिकल इसके लिए, हम लोगों ने पहले डिस्कशन किया था कि कुछ जजेस होते हैं वो अपने आप को किसी केस से अलग क्यों करते हैं, ठीक है। तो ये कंटेंट सेल्फ स्टडी के लिए है, ठीक है। पुराना कंटेंट है इसलिए हर बार सेम कंटेंट को एक्सप्लेन करने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। आप इसको आराम से पढ़िए बैठ के, ठीक है। और ये जो एमसीक्यूज आपसे पूछे हैं आप इसका आंसर भी देख सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही था। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।